कार्यक्रम प्राकृतिक जीवन दर्शन पर आधारित है और उस प्राकृतिक जीवन दर्शन को हमारे पूर्वज कोया पुनेम कहते हैं। कोया मतलब प्रकृति, पुनेम मतलब सत्य का मार्ग, प्राकृतिक सत्य का मार्ग। और इस कड़ी में हम लोग समझने का प्रयास कर रहे हैं कि किस प्रकार से इस संसार की प्राकृतिक रचना हुई और कैसे जीव जंतुओं ने अपना विकास किया, किस प्रकार से पेड़ पौधों ने अपना फूल, अपना फल, अपना पत्ते, अपने खूबसूरती को ध्यान में रखते हुए किया। प्रकृति का हर एक चीज सिर्फ परफेक्ट ही नहीं है बल्कि खूबसूरत भी है। अक्सर काम करने वाले या हम लोग काम करते हैं तो उनका वो काम पूरा तो हो जाता है किंतु वो फिनिश नहीं होता। उबड़ खाबड़ रहता है या फिर वो सुंदर नहीं दिखता। कई बार आप कई मिस्त्री को अगर घर में बुलाते होंगे काम करने के लिए, चाहे वायर फिट करने के लिए, वायर फिट तो हो जाएगा किंतु वायर आड़ा तिरछा लगा के चल देगा या खूबसूरत नहीं दिखेगा। उसी प्रकार से सड़क बनाने वाले ठेकेदार लोग सड़क तो बना देते हैं, बन गया सड़क, किंतु पूरा फिनिश समतल नहीं होता, उबड़ खाबड़ होते हैं। काम जो है कम से कम 3 स्तर पर तो होना ही चाहिए। एक पूरा होना चाहिए, दूसरा परफेक्ट होना चाहिए और तीसरा जो है दिखने में भी खूबसूरत है। ठीक उसी प्रकार से प्रकृति के हर एक कार्य 100% पूरा होता है और 100% परफेक्ट भी होता है और 100% खूबसूरत भी दिखता है। जैसे पेड़ के पत्ते को ही ले लीजिए, पेड़ पौधों ने अपने काम को इतना बखूबी से विकसित किया कि वो काम भी पूरा हो गया, उनके पत्ते भी कंप्लीट है, परफेक्ट है, कोई डिफेक्ट नहीं है और खूबसूरत भी है। जितना खूबसूरती के साथ प्रकृति ने अपना डेवलपमेंट किया, पेड़ पौधों ने, फूलों ने अपना विकास किया, जीव जंतुओं ने अपना विकास किया, उतना परफेक्ट तरीके से मनुष्य कोई भी चीज को विकास नहीं कर सकता। बिच्छू का आकार अगर देखेंगे तो उसके आगे तरफ जीव जंतु पकड़ने के लिए आड़ा होता है, उसके पैर होते हैं और फिर उसका डंक ऊपर की तरफ उठा हुआ नांगर की हल की तरह होता है। देखने में भी कितना खूबसूरत है, कहीं पर कोई डिफेक्ट नहीं है। उसी प्रकार से फूलों ने, पौधों ने जो फूल अपना विकसित किया, देखने में भी कितना खूबसूरत है। फूल रंगों से भरा हुआ, खुशबू भी बहुत बेहतरीन आकर्षक है, भौरे आकर्षित हो जाते हैं। ऐसा फूलों का विकास नेचर ने, प्रकृति ने, यहां तक कि हर एक संरचना, बादल को भी देखेंगे तो
बादल में जो आकार बना रहा था उसको भी देख करके आप मोहित हो जाएंगे। नदी को, झरनों को देखेंगे तो देख करके मन मोहित हो जाता है। आवाज को ही ले लीजिए, चिड़ियों में एक से एक तरीके से आवाज निकालने की कला। फलों को जिस खूबसूरती के साथ और जिस सुरक्षा के साथ पेड़ पौधे पैकिंग करते हैं उसको ही देख लीजिए। नारियल भीतर से कितना कोमल और मीठा होता है, लेकिन नारियल ने सोचा कि मेरा बीज, मेरा फल बहुत कोमल है भीतर से, इसलिए इसके बाहर एक सुरक्षा कवच बनना चाहिए ताकि कोई भी आसानी से इसको नष्ट ना कर सके, तोड़ ना सके, इसका दुरुपयोग ना कर सके। नारियल ने एक कठोर आवरण अपने फल के चारों तरफ लपेट दिया, और सिर्फ कठोर आवरण ही नहीं लपेटे बल्कि उसके बाहर एक रेशानुमा गद्दा फोम भी लपेट दिया, क्योंकि नारियल को लगा यह कठोर आवरण अगर टूट भी जाता है, टूट सकता है नारियल, ऊपर से गिरेगा तो, क्योंकि नारियल का फल ऊपर पेड़ में होता है और ऊपर से गिरेगा तो ऊपर का कठोर आवरण टूट जाएगा। तो इसलिए उसने कठोर आवरण के बाहर एक मोटा रेशा का फोम लगा दिया, गद्दा नुमा, ताकि ऊपर से गिरे भी तो उस रेशे नुमा फोम की वजह से भीतर को कुछ प्रभाव ना पड़े, कुछ असर ना हो और उसका फल सुरक्षित रहे। इतनी चेतना पेड़ पौधों के भीतर विकसित हुआ कि वो समझने लगे कि अपने बीजों की सुरक्षा कैसे करनी है, और बीजों की सुरक्षा करने के हिसाब से उन्होंने फलों को आवरण दिया, फलों की खूबसूरती को सजा करके पैकिंग करके रखा। अनार के दाने को आप देख लीजिए, एक एक दाना कितना सलीके से पैकिंग किया हुआ रहता है, और हर दाने के भीतर बीज होता है और बीज के बाहर मीठा स्वाद से भरा हुआ कवर होता है, आवरण होता है। और सभी दानों के बाहर एक मोटा आवरण होता है, भीतर का बीज सुरक्षित रहे और बाहर कोई उसको चोट ना पहुंचा सके। अनार के दाने इतना खूबसूरती से सजा करके हम कितनों भी कोशिश कर ले, हमारा पैकिंग में डिफेक्ट होता है, खूबसूरत नहीं दिखता, लेकिन नेचर ने, पेड़ पौधों ने अपने बीजों को सुरक्षित रखने के लिए कितना खूबसूरती से पैकिंग करके रखा हुआ। मक्के का दाना को देख लीजिए, कतारबद्ध तरीके से मक्के का बीज एक गद्देनुमा फोम पर चिपका रहता है, मूसल पर चिपका हुआ रहता है, और उसके बाहर कोमल मुलायम पत्ते कई परत में लपेटे हुए होते हैं। जोंधरी, मक्का, भुट्टा जिसको कहते हैं, कई परत में कवर लपेटा हुआ रहता है, और वो कवर भी खूबसूरत होता है, मजबूत भी होता है। चने का दाना हो, चाहे धान का बीज हो, चाहे आम का फल हो, आम का फल बाहर से कोमल और मीठ से भरा हुआ, स्वाद से भरा हुआ होता है, किंतु उसके भीतर कठोर आवरण में उसका बीज सुरक्षित रहता है।
ऐसा लगता है कि ये पेड़ पौधे सिर्फ अभी अपने बीजों की ही सुरक्षा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वो इस बात का भी चिंता कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि जिसको भी ये फल मिले वो इसके ऊपर के आवरण को, स्वाद को खा सके, इसका आनंद ले सके, लेकिन भीतर के बीज को वो खा ना सके और उसको वैसे ही छोड़ दे। आम के बीज को देखने से, आम के फल को देखने से ऐसा ही लगता है कि जैसे मानो आम के पेड़ ने ये सोचा हो कि मुझे इतना स्वार्थी नहीं बनना है कि सिर्फ बीज का ही संरक्षण करूं। उन्होंने ऐसा सोचा, ऐसा लगता है कि जैसे मेरे फल को लोग खाएं, इसका आनंद ले, इसका रस ले, और उसका जो बीज है, गुठली है, उसको लोग खा ना पाए, उसका दांत इस गुठली के भीतर न गड़े, उसको काटने से भी न कटे, और भीतर का जो आम के बीज जो है वो कठोर होता है, उसको दांत में चबाने से भी नहीं चबाएगा। तो चिड़िया, जीव जंतु आम के फल को खाता है, किंतु बीज को कोशिश करने के बावजूद भी खा नहीं पाता और छोड़ देता है। अनुकूल परिस्थिति आने पर अंकुरित होता है और वो पेड़ बनता है। सभी जीव जंतु अपनी अपनी कलाओं का, अपनी अपनी क्षमताओं का, अपनी सुंदरता का, अपनी सुरक्षा का, अपनी भोजन का बखूबी से ख्याल रख सके, इस हिसाब से अपना खुद का डेवलपमेंट किया। और इस सारे डेवलपमेंट में, इस सारे विकास क्रम में उनका हो चेतन मन, जिसने जैसा सोचा वैसा उसका खुद का डेवलपमेंट हुआ। वो स्वयं की सोच की वजह से ऐसा विकसित हुआ। हमको लगता है कि पेड़ पौधे कहां से सोचेंगे, उसके पास ब्रेन नहीं होता, उसका मस्तिष्क नहीं होता, ऐसा हम लोग सोचते हैं। ब्रेन और मस्तिष्क सिर्फ सिर में नहीं होता, ब्रेन और मस्तिष्क हर एक कोशिकाओं में, हर एक संवेदी अंगों में होता है। उसकी हर एक कोशिकाओं के भीतर ये चेतना होती है कि उसके लिए क्या हितकर है और क्या अहितकर है, उसके भविष्य के लिए कौन ठीक रहेगा, कौन ठीक नहीं रहेगा। हर एक कोशिकाओं के भीतर ये चेतना होती है। इसलिए पेड़ पौधों को अलग से सिर वाला ब्रेन नहीं चाहिए होता, उसके भीतर इतनी अवचेतन शक्ति होती है कि वो अपने खुशबू का निर्माण कर सकता है, अपने फलों का निर्माण करता है, अपनी सुरक्षा के लिए सुरक्षा कवच बना सकता है। पेड़ अपने चारों तरफ मोटे छिलके रखता है ताकि कोई आसानी से उसके तने के भीतर प्रवेश न कर सके। कुछ पेड़ तो अपने चारों तरफ कठोर कांटे लगा के रखता है ताकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु उसके पेड़ पर चढ़ न सके। कांटे, शरीर के चारों तरफ कांटे बना लेता है। बबूल का पेड़ में कांटा होता है ताकि कोई आसानी से उसके फूल को, उसके फल को न खा सके। सेमल के पेड़ में पूरे बड़े बड़े कांटे होते हैं ताकि कोई भी व्यक्ति उस पेड़ को नुकसान न पहुंचा सके, चढ़ ना सके ऊपर। कई फूल तो अपने फूल के चारों तरफ कांटे रखते हैं। गुलाब का फूल बहुत खूबसूरत है, अपनी खूबसूरती का उसको अहम भी है, इसीलिए वो चाहता है फूल कि कोई मुझे आसानी से तोड़े मत।
इसलिए चारों तरफ कांटे बना के रखता है। कुछ पौधों ने सोचा कि यार सीधा सीधा कांटा होगा, तो सीधा सीधा कांटा आसानी से कोई तोड़ देगा सीधा कांटा को। तो उसने युक्ति लगाई कि एक कांटा सीधा रहे, एक कांटा टेढ़ा रहे, नाखून की तरह रहे। इसलिए गुलाब के फूल के जो कांटे होते हैं वो नाखून की तरह झुका हुआ टेढ़ा होता है, ताकि वो आपके चमड़ी को पकड़ के उखाड़ सके। बेर का जो कांटा होता है वो भी झुका हुआ कांटा होता है और सीधा शरीर में घुसता है। सभी जीव जंतुओं को अपनी भोजन प्राप्ति कैसे करना है, अपनी पोषण कहां से लेना है, इसके लिए उन्होंने अनुकूलित डेवलपमेंट किया। विज्ञान की भाषा में इसको एडाप्टेशन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं। हर एक जीव जंतु अपने भोजन का प्रबंध कैसे कर सके, इसके बारे में उनके अवचेतन मन ने उनके शरीर को उसी तरीके से विकसित किया। उसी तरीके शिकार करने के दांत, शिकार करने के लिए नाखून, चबाने के लिए दांत और भीतर निगलने के लिए उसके पास क्षमता, और निगल जाए तो उसको पचाने की क्षमता विकसित किया। फोकस है सभी जीव जंतुओं का। एक तो भोजन ग्रहण करने के लिए उनका माइंड फोकस है, इसलिए भोजन का शिकार कैसे करना है इस हिसाब से उनका डेवलपमेंट हुआ। दूसरा फोकस जीव जंतुओं का अपनी सुरक्षा के लिए है। यदि कोई अटैक करता है, उस पर कोई आक्रमण करता है, तो अपनी सुरक्षा कैसे करे, इस बात पर उसका फोकस है। इसलिए सभी जीव जंतु चौकन्ना रहते हैं, और जैसे उसको खतरे का आभास होता है वो अपना शारीरिक बदलाव कर सकता है। कई सांप, कई गिरगिट अपना रंग बदल देते हैं जब उसको पता चलता है कि खतरा आने वाला है। और कई जीव जंतुओं के तो सल को, उसके चमड़ी मोटे हो जाते हैं। एक जीव तो ऐसा है जिसने अपनी सुरक्षा के लिए अपने आप को लपेट करके नारियल के गोले की तरह बना लेता है, पूरी तरह से लिपट जाएगा गेंद की तरह, और बाहर चारों तरफ कठोर आवरण बना लेता है। शेर उसको खाने की कोशिश करेगा तो भी नहीं खा पाएगा, ऐसा कठोर। और जब देखेगा कोई खतरा नहीं है तो अपने शरीर को फैला करके लंबा जानवर बन जाता है, पूछ वाला। एक शाही पक्षी होता है, वो शाही पशु ही है, स्तनधारी पशु है, किंतु उसको गांव में पक्षी भी बोल देते हैं। उसके चारों तरफ नुकीले, धारनुमा और बहुत ही कठोर, तोड़ने से न टूटे ऐसे लंबे लंबे कांटे लगे रहते हैं। और यदि कोई उसका शिकार करने के लिए आता है तो अपने उस चारों तरफ लगे हुए कांटों से तीर की गति से जो है वो अटैक कर सकता है अपनी सुरक्षा के लिए। शेर के चेहरे पर अनेक बड़े बड़े मोटे मोटे उंगली के आकार के मोटाई के उसके कांटे होते हैं। इस तरीके से उन्होंने अपने लिए सुरक्षा की व्यवस्था किया, और इन व्यवस्था में उनको लाखों साल लगे। ये सारी व्यवस्थाओं का निर्माण अचानक नहीं होता है। उस शाही पक्षी के, शाही पशु के जो पूर्वज होंगे, उन्होंने अपनी सुरक्षा की चिंता की होगी और सोचा होगा काश हमारे सिर पर बड़े मोटे मोटे कांटे हो। और वही सोच धीरे धीरे कई पीढ़ियों तक जारी रहा, और कई पीढ़ियों के बाद धीरे धीरे करके उनके शरीर पर ये कांटे उगे हैं, अचानक से नहीं हुए।
जिराफ का सर, गर्दन उसका लंबा अचानक नहीं हुआ है। उनके पूर्वजों ने हजारों पीढ़ी पहले सोचा होगा कि काश हम ऊपर के पत्तों को खाते, और उस सोच को डीएनए के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करते रहे, उस सोच को ट्रांसफर करते रहे, अपने आने वाला पीढ़ी को सिखाते रहे कि ऐसा सोच रखना है, ऐसा सोच रखना है। और हर पीढ़ी ने प्रयास किया। फिर देखते देखते कई पीढ़ियों के बाद जिराफ का गर्दन लंबा हो गया। चिड़ियों के पूर्वजों ने सोचा होगा कि हमको आसमान में उड़ना है, और इस सोच को उन्होंने अपने डीएनए में जिंदा रखा। पीढ़ी दर पीढ़ी अपने बच्चों को सिखाया कि हमको आसमान में उड़ना है, आसमान में उड़ना है। और हर पीढ़ी ने प्रयास किया, और लाखों वर्षों में, लाखों करोड़ों वर्षों में वो चिड़िया आसमान में उड़ने के लिए पंख विकसित कर लिए। मकड़ी ने सोचा होगा, उनके पूर्वजों ने सोचा होगा कि बाहर निकल करके शिकार करने जाओ तो कोई दूसरा जीव जंतु उसका शिकार कर लेता है। सांप, बिच्छू, मेढक मकड़ी को खा जाता है। अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए उनके पूर्वजों ने सोचा होगा, मकड़ी के पूर्वजों ने, कि काश हमारे शरीर पर ऐसा रेशा निकलता कि हम दो पेड़ों के बीच में, दो पौधों के बीच में अपना खुद का घर बना सकते, ताकि वहां पर कोई भी सांप बिच्छू न जा सके। अब दो पेड़ों के बीच में उसका जाली नुमा घर होगा, तो कोई सांप बिच्छू वहां पर अटैक करने के लिए जा नहीं सकता। तो दो पेड़ों के बीच में उन्होंने जाल बनाया, और खूबसूरत जाल बनाया। सिर्फ जाल ही नहीं बनाया, परफेक्ट जाल बनाया और खूबसूरत जाल बनाया। और जाल में उसके दो काम हो रहे हैं, एक तो खुद की सुरक्षा, और दूसरा जो है शिकार, कीड़े मकोड़े उसमें आकर के फंस जाता है, उसको खाता है। ये विकास कई पीढ़ियों में हुआ। शुरू के मकड़ी जो रहे होंगे वो सिर्फ सोचे होंगे, और उस सोच को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर किया, अपने आने वाले बच्चों को सिखाया कि हमको ऐसा सोच बरकरार रखना है। हर पीढ़ी ने प्रयास किया। लाखों वर्षों के बाद उन्होंने वो पावर अर्जित कर लिया, वो शक्ति अर्जित कर लिया। इसलिए प्रकृति की जो रहस्यमय दुनिया है वो सबसे अद्भुत है। और हम प्रकृति की इस रहस्यमय दुनिया के बारे में सोचने के बजाय हम इस बात को सोचने लगते हैं कि हनुमान जी ने सूर्य को पका हुआ फल समझ करके कैसे खा लिया, बहुत पावरफुल रहा होगा, तब हनुमान जी ने सूर्य को पका हुआ फल समझ करके खा लिया। हनुमान जी तो बड़े बड़े पहाड़ों को भुजाओं में उठा करके उड़ते थे, कैसे उड़ते रहे होंगे। हम इन रहस्यों में अपनी दिमाग को लगाते हैं, इन कथा कहानियों में अपने दिमाग को फोकस करते हैं, जिसके कारण से हमारी जो प्राकृतिक सोच है, प्रकृति के प्रति हमारी जो वैज्ञानिकता है, वो खत्म होने लगा और सिर्फ कथा कहानियों में उलझ करके रह गए। सच्चाई हमारे सामने है और हम सच को नहीं देखते और असत्य के पीछे भागते हैं। कुदरत की संरचना स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहा है। फूलों का खुशबू रहस्यमय है, फूलों का रंग रहस्यमय है, चिड़ियों का उड़ना रहस्यमय है, नारियल का फल का सुरक्षा कवच रहस्यमय है। इन रहस्यों को खोजने के बजाय हम इस रहस्य को खोजने में लग जाते हैं कि आसमान में कहीं पर स्वर्ग है और उस स्वर्ग पर भगवान लोग रहते हैं,
और लीला करने के लिए बीच बीच में धरती पर अवतरित होते हैं। हमारे माइंड को कितना डाइवर्ट किया गया, हमारे मस्तिष्क को कितना हाईजेक किया गया। आज इतना एजुकेशन होने के बावजूद भी समझ नहीं पा रहे हैं, तो हमसे बड़ा अज्ञानी और अज्ञानता क्या हो सकता है। धर्म ने वास्तव में हमारे भीतर अज्ञानता डाल दी। प्रकृति ही सब सर्व ज्ञान है, प्रकृति ही ज्ञान है और संपूर्ण ज्ञान प्रकृति में ही है। इन चीजों को समझने से ये बात पता चलता है कि हम जैसा सोच रखेंगे वैसा ही हमारे आने वाला पीढ़ी होगा। यदि हम बुरा सोच रखेंगे तो हमारा भविष्य भी बुरा होगा, हम अच्छा सोच रखेंगे तभी हमारा भविष्य अच्छा होगा। सोच का असर तुरंत दिखाई देता है, कई पीढ़ियों में तो दिखाई देता ही है, लेकिन तुरंत भी दिखाई देता है। हम कहते हैं ना कई व्यक्ति को कि वो बुरा आदमी है, वो अच्छा आदमी है। कोई भी आदमी अच्छा या बुरा नहीं होता। आदमी तो एक यंत्र है, एक मशीन है। उसको चलाने वाला जो मन है, विचार है, सोच है, वो ड्राइवर है, वो संचालक है। तो मन बुरा या अच्छा होता है, सोच बुरा या अच्छा होता है, इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता। सबका शरीर एक जैसा है, सबका हृदय एक जैसा है, सबका खून एक जैसा है, सबके कान नाक मुंह एक जैसे हैं। तो इंसान कैसे बुरा हो सकता है? जो सोच है वही इंसान को अच्छा या बुरा बनाता है। और हम अपनी सोच को, अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए लगाएं तो हमारी पावर और शक्ति अन्य लोगों से बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा। लेकिन हम अपनी शक्ति को, अपने मन को, अपने सोच को दूसरों की बुराई में, अपनी कमजोरी में, अपने आप को कोसने में, हीन भावना में ग्रसित रहने में लगाते हैं, जिसके कारण से कई पीढ़ी हो जाते हैं। उसके बावजूद भी हमारा तरक्की, हमारा डेवलपमेंट नहीं होता। यदि हम लगातार अपने तरक्की के बारे में सोचे, तुरंत असर दिखाई देगा। और अपने तरक्की की, अपने अच्छाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करें। इसके लिए तो हमारे पूर्वजों ने संस्कृति बना करके रखा है, ताकि हम अपने अच्छाइयों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करें, उनकी सोच को जिंदा रखें। हमारी हर एक सोच स्टोर होता है। जिस प्रकार से मोबाइल में रिकॉर्डर होता है, मोबाइल में यदि अपने साउंड को रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा, अपने वीडियो को रिकॉर्डिंग करेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे जीवन में प्रत्येक सोच जो होता है वो हमारे डीएनए में स्टोर होता चला जाता है और चेतन मन में वो संग्रहित होता चला जाता है, सेव होते चला जाता है। और हम सोचते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारा विचार खत्म हो गया, तो ये गलत है। हमारे मरने के बाद भी हमारा सोच उस डीएनए में ट्रांसफर होता है आने वाला पीढ़ी को। और कई पीढ़ियों तक यदि बुरा सोच रहेगा तो आने वाला पीढ़ी भी बुरा बन जाएगा। कई पीढ़ियों से यदि हमारे डीएनए में अच्छा सोच रहेगी तो आने वाला पीढ़ी उच्च अच्छाई के साथ आगे बढ़ता है। जीव जंतुओं की तीसरी फोकस अपने वंश वृद्धि पर रहा है। अभी 3 चीज बताया, एक तो भोजन की प्राप्ति कैसे हो, इस पर फोकस। दूसरा अपनी सुरक्षा कैसे हो, इस बात पर फोकस। और तीसरा अपने नस्ल को वो इस दुनिया में आगे कैसे बढ़ाए, अपनी जनसंख्या को कैसे बढ़ाए। हर एक जीव जंतु ये जानता है कि उनकी जनसंख्या बढ़ना चाहिए, उसका वंश का वृद्धि होना चाहिए, विकास होना चाहिए।
इसलिए एक पेड़ हजारों दाने, हजारों फल देता है, एक पौधा हजारों दाने देता है, एक मछली हजारों अंडे देती है। कोई भी जीव जंतु नहीं चाहता कि उसका वंश खत्म हो जाए, इसलिए अपने वंश वृद्धि के लिए वो फोकस रखता है। इन सब के बावजूद भी सभी जीव जंतु आपस में सहचर्य जीवन यापन करते हैं, एक दूसरे के बगैर वो नहीं रह सकते। कोई भी जीव जंतु तालाब में सिर्फ एक ही मछली को डाल दिया जाए तो उसका विकास ढंग से नहीं होगा। उसको विभिन्न प्रजाति के मछली, मेढा, कीड़े मकोड़े सब उसको चाहिए तालाब में। उसी प्रकार से जंगल में सिर्फ एक ही जानवर रहेगा तो उसका दम घुट जाएगा, मैं अकेला क्यों हूं ऐसा सोचेगा। यदि जंगल में हिरण है तो हिरण को चाहिए कि सब कुछ जानवर उसके आसपास में रहे। उसको शेर भी चाहिए, उसको खरगोश भी चाहिए। उसकी अवचेतन मन चाहता है कि वो समूह में रहे और एक दूसरे के सहयोग से रहे। और इसी कारण से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण हुआ कि सभी जीव जंतु एक दूसरे पर निर्भर है, डिपेंडेंट है। कोई भी जीव जंतु अकेला नहीं रह सकता। फूल अपने खुशबू से इतराता है, अपने रंग से इतराता है फूल, किंतु उस रंग को देखने वाला कोई ना हो तो फूल का दम घुट जाएगा, वो अपना विकास बंद कर देगा। उसके खुशबू को सूंघने वाला यदि भंवरा ना हो तो उसके खुशबू का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। दूसरों को आकर्षित करना चाहता है फूल, दूसरों को मोहित करना चाहता है उसका खुशबू, तभी तो भंवरा, तितली उसके ऊपर मंडराते हैं और उसके पराग कण को पकड़ करके दूसरे फूल में, दूसरे पौधे में ले जा करके छोड़ते हैं, तो परागण की प्रक्रिया होती है, फिर फूल से फल बनता है, प्रजनन होता है। इन सारे चीजों विज्ञान ने एक एक करके रिसर्च किया, साबित किया, किंतु उनके पहले हमारे प्रथम शंभु कोसोलू जिस समय पूरी दुनिया में मध्य पाषाण काल चल रहा था, इन सब के बारे में सोचते थे। फूलों की खुशबू, फूलों ने खुशबू कैसे विकसित किया, अपना रस, अपना स्वाद कैसे विकसित किया, अपना रंग कैसे विकसित किया, इन सारे चीजों को वो रिसर्च करते थे। इसी कारण से हमारे पूर्वज विज्ञान आने से पहले ही प्रकृति के मार्ग पर चलने लग गए। विज्ञान आने से पहले ही हमारे पूर्वज जड़ी बूटी और दवाइयों का निर्माण करने लग गए। विज्ञान आने से पहले ही हमारे पूर्वज प्रकृति के रहस्यों को आदर करने लगा, उसका सत्कार करने लगा, उसकी सेवा करने लगा। प्रकृति के बहुत से ज्ञान को हमारे पूर्वज विज्ञान आने से पहले ही समझ लिया। इसीलिए हमारे पूर्वज हमेशा कहते हैं कि प्रकृति ही सर्वोच्च शक्ति है, प्रकृति के मार्ग पर चलना चाहिए, प्रकृति का आदर करना चाहिए। प्रकृति के हर एक जीव जंतु में चेतना होती है, ये बात हमारे पूर्वजों को पता था। इसीलिए वो जड़ी बूटी भी खोजने जब जाते हैं तो अभी भी उसको सेवा गोंगो करते हैं, उसके ऊपर पानी सींचते हैं, उसके ऊपर चावल डाल करके उसको अनुमति मांगते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेयर करते हैं कि हे जड़ी बूटी, हे पेड़ पौधा, मानव कल्याण के लिए, जीव के कल्याण के लिए आपको दवाई के रूप में इस्तेमाल कर रहा हूं, मुझे अनुमति प्रदान करना और क्षमा करना। ये भाव हमारे वैदराज लोगों के आचरण में है अभी भी। धान के फसल को काटने से पहले धान के फसल से अनुमति लेते हैं, सेवा गोंगो करते हैं। जमीन को जोतने से पहले जमीन की पूजा करते हैं, गोंगो करते हैं।
इसीलिए हर एक फल फूल पौधों को खाने से पहले उसको अपने देवता में चढ़ा करके उसको अनुमति लेते हैं। जैसे नवाखाई होता है, नया धान आता है, नया फसल आता है, तो उसको खाते हैं, उसके पहले गूंगो करते हैं। यहाँ तक कि जीव जंतुओं को भी भोजन के रूप में इस्तेमाल करने से पहले उसको पानी, उसको चारा खिलाते हैं, उसकी सेवा करते हैं, गूंगो करते हैं, उससे अनुमति लेते हैं। उसके बाद क्षमा प्रार्थी करते हुए, क्षमा याचना करते हुए उसको भोजन के रूप में इस्तेमाल करते हैं। हर एक चीज को, चाहे आग हो, उसको भी, आग को भी जलाते हैं, उसमें खाना बनाते हैं, तो आग को भी प्रणाम करते हैं, सेवा करते हैं। पानी की पूजा करते हैं, पानी को सेवा करते हैं। प्रकृति के प्रति इतना घनिष्ठ लगाव और उसके प्रति आदर, उसके प्रति सम्मान हमारे पूर्व कर भरा हुआ है। और यही व्यवहार, यही दर्शन ही कोया पुनिम कहलाता है, प्राकृतिक जीवन दर्शन कहलाता है। कोया मतलब प्रकृति, पुय मतलब सत्य, नियम मतलब मार्ग। प्राकृतिक सत्य के मार्ग पर चलने वाले हमारे पूर्वज आज भटक गया है और प्रकृति से दूर होते जा रहा है। हमारे शंभू शेख ने अपनी सोच को मजबूत बनाए रखने के लिए, अपने आचरण को मजबूत बनाए रखने के लिए योग और तंत्रा की विधि विकसित की, जिसका भी हम इस संगत कार्यक्रम में प्रतिदिन अभ्यास करते हैं। तो आप सब लोग सुखपूर्वक आसन पर बैठ जाए और आज के योग और तंत्रा का अभ्यास करेंगे। कमर पीठ सीधा होगा, सीधा रहना चाहिए, हाथ ज्ञान की मुद्रा में, गर्दन सीधी, आंखों को बंद